हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 9th की हिस्ट्री है, चैप्टर 1 है और हम लोग बात करेंगे आज इसके 5th यूनिट पर। यूनिट का नाम है एबोलिशन ऑफ सैलरी। इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी को खत्म करना है, सैलरी का उन्मूलन किया जा रहा है। दास प्रथा, सैलरी को हिंदी में कहते हैं दास प्रथा, यानी किसी को दास बना के, किसी को गुलाम बना के जो रखने की प्रथा थी वो अब खत्म हो रही है। तो कैसे खत्म हो रही है उस पर चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कि सैलरी शुरू ही क्यों हुआ था। तो असल में जैसे यहाँ पर आप देखिए कैरिबियन कॉलोनीज के बारे में, यहाँ पर कुछ कैरिबियन कॉलोनीज का नाम दिया हुआ है, जैसे कि मार्टिनिक, गॉडेलॉप एंड सॉ डोमिंगो। तो ये जो कैरिबियन कॉलोनीज थे ये प्रसिद्ध थे किसके लिए? तो टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी, इनका उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता था और ये इतना उत्पादन करते थे कि पूरे यूरोप की डिमांड को ये पूरा करते थे। अब जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। और अब लेबर आएंगे कहाँ से? तो जो यूरोपियन लोग थे वो लोग कहीं दूर जा करके, किसी डिस्टेंट प्लेस पे जा करके, किसी अनफैमिलियर लैंड्स पे जा करके काम करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम किसी दूर इलाके में जाएं या फिर किसी ऐसी जगह जाएं जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान टाइप का है। तो वहाँ जाकर वो काम करना पसंद नहीं करते थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ? तो लेबर के शॉर्टेज हो गया। तो उस शॉर्ट को, उस डिमांड को पूरा करने के लिए स्लैब जो ट्रेड है वो शुरू हो गया। ये स्लैब ट्रेड किसके बीच शुरू हुआ? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। तो यहां से स्लैब ट्रेड शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो स्लैब ट्रेड है वो आपके 17th सेंचुरी में शुरू होता है। द फ्रेंच मार्चेंट, जो फ्रेंच मार्चेंट्स होते हैं वो बॉर्दे और नांते, ये जो यहाँ से अपने जहाज को भेजते थे अफ्रीकन कोस्ट तक, और फिर वहाँ से वो वहाँ के जो चीफ हैंड्स होते थे, जो लोकल सरदार होते थे, उनसे दासों को खरीद लेते थे, ठीक है। फिर उनकी ब्रांडिंग होती थी, फिर उन्हें हथकड़ी वगैरह पहना करके सिप में ठूस ठास के मतलब भर दिया जाता था उनको, ठीक है। मतलब जानवर की तरह, जानवरों को कैसे जहाँ गाड़ियों में लाद देते हैं उस तरह से उन्हें ठूस ठास कर उसमें भर दिया जाता था। और 3-4 महीने की जो यात्रा होती थी उनकी, नहीं, जहाज जो 3-4 महीने चलते थे, वो 3-4 महीने यात्रा के बाद वो अटलांटिक होते हुए कैरिबियन कोस्ट तक पहुंचते थे। और फिर वहाँ पे वो जो प्लांटेशन ऑनर हैं उसको वो स्लैब वगैरह बेच दिया करते थे। अब जो ये स्लैब ट्रेड फल फूल रहा था, इसी की वजह से यूरोपियन मार्केट की जो डिमांड थी, शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, जो लगातार बढ़ रही थी, उसको ये लोग पूरा कर पाए, है ना। क्योंकि देखो, अब जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो अगर कहीं जॉब करे, जैसे आज कोई व्यक्ति जॉब करता है तो एक लिमिट है ना कि 8 घंटे काम करना है, टाइम हो गया, अब हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, चल दिए। पर जब स्लैब वाली बात आई तो वहाँ तो टाइम अनलिमिटेड है ना। वो गुलाम है आपका, जितना चाहे उससे खटवा लो, मजदूरी भी नहीं देनी है ना। बस देखरेख करनी होती थी उनको कि उसको खाना खिलाना है, बीमार पड़ गया तो उसका इलाज करा देना है। बट उनके साथ एज ए जानवर की तरह बिहेव होता था, ठीक है। तो जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव होता था और उनके लेबर के कॉस्ट पर ही, उनसे जो भरपूर श्रम करवाया गया उसके कॉस्ट पर ही ये जो सारी चीज़ें हैं, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, इन सब की डिमांड पूरी यूरोपियन मार्केट में पूरी हो पाई थी। जो आज आप देखते हो कि बॉर्दे और नांते जो इतने इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस है, उसकी वजह स्लैब ट्रेड का ही फलना फूलना है। अब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब एक बार इसको फिर से पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन रीजन वाज द एबोलिशन ऑफ सैलरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। अब जैकोबियन की जो सरकार थी, ठीक है, जिसके शासनकाल को या शासन के समय को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी आतंक राज कहा जाता है। तो बहुत सारी बुराइयां आपको उसमें दिखी, पर उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। उसमें से जो एक सबसे बेहतरीन काम अगर कहा जाएगा तो वो था इस स्लैवरी का एबोलिशन, है ना। ये काम जैकोबियन सरकार ने ही किया था। जो कॉलोनीज वगैरह हैं कैरेबियन के, द कॉलोनीज इन कैरेबियन, फॉर एग्जाम्पल आप
नाम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मार्टिनिक, गॉडेलॉप एंड सॉ डोमिंगो। ये जो थे ये इंपॉर्टेंट सप्लायर थे, वी आर इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, सुगर एंड कॉफी। बट द reluctance of European to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। जो यूरोपियन जो लोग थे उनकी जो अनिच्छा थी कि नहीं हम दूर जाके काम नहीं करेंगे यार, किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पे जो हमारे लिए परिचित नहीं है, तो ये जो उनकी जो अनिच्छा थी उसकी वजह से शॉर्टेज होना शुरू हुआ। किसमें? तो शॉर्टेज ऑफ लेबर का शॉर्टेज हो गया ऑन द प्लांटेशन। So this was made by the triangular slave trade between Europe, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये जो शॉर्टेज था ये फुलफिल कैसे हुआ? तो ये शॉर्टेज फुलफिल हुआ अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच जो स्लैब ट्रेड हो रहा है उसकी वजह से। द स्लैब ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स of Bordeaux and Nantes to the African coast where they bought slabs from the local chieftains. Branded and shackled, the slabs were packed tightly into the ship for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean। मतलब आप समझ रहे हो, ये बॉर्डे और नांते बंदरगाह से जो फ्रेंच मार्चेंट होते थे वो अपने जहाज़ों को भेजते थे और फिर ये जहाज पहुंचते थे अफ्रीकन कोस्ट पर, जहां वे वहां के लोकल जो सरदार लोग होते थे उनसे दासों को खरीदते थे और फिर उसकी ब्रांडिंग होती थी। ब्रांडिंग मतलब उनको दाग दिया जाता था, है ना, दाग वगैरह। ब्रांडिंग का मतलब क्या? तो कुछ छाप वगैरह होती होगी, उसको गर्म किया और फिर उसको दाग दिया जाता था। तो आप समझ सकते हो कि कितना कष्ट दिया जा रहा है उन्हें। फिर उन्हें जंजीरों वगैरह में बांध कर रखा जाता था और फिर उन्हें सिप पे पैक कर दिया जाता था टाइटली, मतलब ठूस ठांस के। ये नहीं कि आराम से वो जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जानवरों की तरह उन्हें ठूस ठांस दिया जाता था और फिर 3-4 महीने, आप समझ सकते हो ये कितना लंबा समय रहता होगा। तो 3-4 महीने समुद्री यात्रा के बाद वो अटलांटिक पार करते हुए कैरिबियन तक पहुंचते थे। फिर वो वहां पर प्लांटेशन ऑनर को बेच दिए जाते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लैब लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट फॉर सुगर, कॉफी एंड इंडिगो। अब ये जो स्लैब ट्रेड फला फूला, इस स्लैब ट्रेड की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ कि यूरोपियन मार्केट में जो सुगर, कॉफी इन सब की डिमांड बढ़ रही थी वो सब पूरी हो पाई थी। जो पोर्ट सिटीज है जैसे कि बॉर्डे और नांदे, वो जो आज समृद्ध दिख रहे हैं उसकी वजह भी ये स्लैब ट्रेड ही है ना। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, अगर हम 18th सेंचुरी तक की बात करें तो वहां पे उस वक्त स्लैब ट्रेड को ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिला, मतलब लोगों ने इसकी ज्यादा आलोचना नहीं की, है ना। लोगों का ध्यान इस पे नहीं गया कि भाई ये तो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आप देखोगे, आप पढ़ोगे बुक्स में, आगे के स्टैंडर्ड्स के बुक में, तो वहाँ आप पाओगे कि बहुत से लोगों ने वर्णन किया है कि किस तरह से व्यापार होता था। आप एक औरत है, उसके बच्चे हैं और दोनों को बांध के रखा हुआ है, ठीक है, खड़ा करके एकदम पैक वैक करके, मतलब कपड़े पहना करके उसको कैसे सामान की पैकिंग करके उसको मार्केट में बेचने के लिए रख देते हैं, उस तरह से समझ लीजिए कि उनको रखा गया है। लोग आते हैं, कोई औरत को खरीद के ले जा रहा है, कोई उसके बच्चे को खरीद के ले जा रहा है, दोनों बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। पर जो लोग खरीद रहे हैं या खरीदने के लिए आए हैं उनको थोड़ा भी दया नहीं आ रहा है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम एक बच्चे को उसके माँ से जुदा कर रहे हैं। तो कहीं भी होता है ना, जैसे थोड़ी सी अंदर से दया भावना ये सब जागृत हो, थोड़ी सी करुणा जागृत हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। और लोग कितने निर्दयी होकर के उन स्लैब को खरीद रहे हैं। प्लस उन स्लैब को जब वो ले जाते तो उनके साथ बर्ताव भी उनका अच्छा नहीं होता था, ठीक है। तो काफ़ी ये गलत प्रथा थी, पर किसी ने 18th सेंचुरी तक इसका खास विरोध नहीं किया। जब नेशनल असेंबली बैठी तो वहां डिबेट शुरू हो गया। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड
टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब जब नेशनल असेंबली बैठी तो वहां बहस शुरू हुई कि भाई हम मैन की राइट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मैन की राइट्स उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो हमारे कॉलोनीज में रह रहे हैं? मतलब फ्रांस की जनता को तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो फ्रांस की कॉलोनीज हैं वहां जहां के लोगों को आप गुलाम बना के रख रहे हो, नहीं, क्या उन्हें वो राइट्स नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जब हम मैन की बात कर रहे हैं कि एवरी मैन के पास ये अधिकार है कि जन्म से मिला हुआ नेचुरल अधिकार है और उसे ऐसा अधिकार है जो उससे कोई छीन भी नहीं सकता, तो फिर हम क्यों छीन रहे हैं? क्या हमें इन अधिकारों की जो घोषणा हमने की है फ्रेंच लोगों के लिए, क्या इसे एक्सटेंड करके उन लोगों पर भी लागू नहीं होनी चाहिए जो इसके कॉलोनीज में रह रहे हैं? ठीक है, बट ये बिल पास नहीं हुआ, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। कोई लॉ पास नहीं करा पाया। क्यों नहीं करा पाया? क्योंकि ये लोग डर गए, फियरिंग opposition from businessmen whose incomes depend on the slave trade। ये उन बिजनेसमैन से डर गए जिनकी पूरी इनकम का जो स्रोत था वो स्लैब ट्रेड पर ही बेस्ड था, जैसे प्लांटेशन ऑनर हो गए या फिर जो स्लैब ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के डर से इन लोगों ने इस बिल को पास ही नहीं होने दिया। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slave in the French overseas possessions। मतलब ये जो कन्वेंशन का काम था, कन्वेंशन कौन है? तो आपको पता है कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें जो उस वक्त नेशनल असेंबली आ गई सत्ता में, है ना, और फिर नेशनल असेंबली के बाद फिर क्या हुआ? फिर 93-94 में आपका ये जो आता है, क्या बोलते हैं, जैकोबिन की सरकार। तो जैकोबिन की सरकार आती है, जैकोबिन गवर्नमेंट आता है और नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन रख दिया जाता है। तो वही जैकोबियन सरकार जिसके रेन को आप बोलते हो रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर जिसको आप कहते हो, तो उस समय जो कन्वेंशन थी उसने क्या किया, 1794 में कानून बना करके फ्रांस के अधीन जितने भी एरियाज थे वहां पर स्लैब ट्रेड को खत्म कर दिया गया। वहां स्लैब्स बनाना ही अपराध घोषित कर दिया गया कि अब आप स्लैब्स नहीं बना सकते हैं और सारे स्लैब्स आजाद हैं। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। मतलब ये ज्यादा दिन तक नहीं रहा, ये कुछ ही दिन तक रहा, लगभग 10 साल तक आप मान सकते हो, क्योंकि 10 साल के बाद नेपोलियन आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि स्लैवरी को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लैवरी। जो प्लांटेशन ऑनर है उनको फिर से अधिकार मिल जाता है कि भाई अब वो जो अफ्रीकन निग्रो लोग हैं उनको गुलाम बना सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साध सकते हैं। मतलब अब उन्हें गुलाम बनाने का अधिकार मिल गया सरकार की तरफ से, क्योंकि वो स्लैवरी को मान्यता दे दिया कि नहीं ठीक है आप कर सकते हो, ऐसा ये अपराध नहीं है। और फाइनली जो स्लैवरी खत्म हुआ वो कब खत्म हुआ था? तो वो 1848 में जाके खत्म हुआ। स्लैवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो यह जो दास प्रथा है वो एक बहुत ही गलत प्रथा थी। आज आपको ये गलत लगता है, लेकिन आप देख सकते हो कि 18th सेंचुरी तक तो किसी ने इसको खास क्रिटिसाइज किया ही नहीं, यानी बहुत सारे लोगों को लगा ही नहीं कि हाँ भाई ये गलत है। उन्हें तो लगता ही होगा जिन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, पर जो गुलाम बना रहे हैं, बनाने वाले समुदाय से जो बिलोंग कर रहे हैं, रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, उन्हें ये प्रथा गलत ही नहीं लगी। यहां पे दो वर्ड दिए हुए हैं, निग्रो। अब निग्रो का मतलब क्या है? निग्रो जो है ना वो एक टर्म है जो यूज किया जाता है इंडिजिनस पीपल ऑफ द अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा, यानी अफ्रीका में सहारा के साउथ में आपका जो लोग रहते हैं, वहां के जो निवासी हैं, उनके लिए ये निग्रो वर्ड यूज किया जाता था और ये अपमानजनक शब्द है। सो अब ये कॉमन नहीं रहा, अब ये मतलब अभी ज्यादा यूज नहीं, अभी यूज होता ही नहीं, क्योंकि इसको लोग अपमानजनक शब्द मानते हैं। और एक और वर्ड है इमेनिसिपेशन। तो इमेनिसिपेशन का मतलब हुआ द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यानी किसी को आजाद कर देना। तो आजाद करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते वो है हमारा इमेनिसिपेशन। आप यहां पे एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, इस तस्वीर पे आप नजर डालिए। यहां लिखा हुआ है द
एमेनिसिपेशन ऑफ स्लैब्स, मतलब स्लैब्स को क्या करना, फ्री करना, है ना। तो अभी हमने एमेनिसिपेशन वर्ड का मतलब यहां समझा। एमेनिसिपेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, किसी को आज़ाद कर देना। तो उसी घटना के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक लेडीज़ है जो इन स्लैब लोगों को यूरोपियन कपड़े दे रही है ताकि वो दिखने में थोड़े से ठीक ठाक लगे, सभ्य जैसे लगे। और ये प्रिंट कब का है, 1794 का है, जो इमेनिसिपेशन ऑफ स्लैब्स को दर्शा रहा है। जो ट्राई कलर बैनर आप देख रहे हो, 3 कलर के जो टॉप पे जो बैनर है, उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है द राइट्स ऑफ मैन, यानी मानव का अधिकार। ये ह्यूमन का अधिकार है कि वो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र पैदा हुआ है, उसे आप गुलाम नहीं बना सकते। द इंस्क्रिप्शन बिलो डेट्स, नीचे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और वहां लिखा हुआ क्या है कि द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, यानी जो अनफ्री थे, यानी जो आजाद नहीं थे, जो गुलाम थे, उनकी स्वतंत्रता। और यहां पर एक आप फ्रेंच वोमेन को देख रहे हो, जो फ्रेंच वोमेन प्रिपेयर्स टू सिविलाइज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लैब्स बाय गिविंग देम यूरोपियन क्लॉथ्स टू वियर। अब ये जो फ्रेंच वोमेन है, ये अमेरिकन इंडियन और अमेरिकन इंडियन का मतलब अमेरिका के लोगों से है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि वहाँ स्टार्टिंग में जब अमेरिका की खोज हुई थी तो वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता था, है ना। तो यहाँ इंडियन लोग नहीं है, ठीक है, अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियन की बात हो रही है। तो अफ्रीकन और अमेरिकन इंडियन जो स्लैब्स थे, उनको ये यूरोपियन कपड़े पहना रहे ताकि दिखने में थोड़े से ठीक ठाक लगे, थोड़े से सभ्य लगे। तो खैर जो आपके जैकोबियन की सरकार थी, उसने तो बहुत सारा आतंक फैलाया, पर कुछ अच्छे काम किए। और उस अच्छे काम में अगर सबसे अच्छा काम कहा जाएगा कि उसने क्या किया, तो सबसे अच्छा काम था कि स्लेवरी को उसने खत्म किया। ये अलग बात है कि नेपोलियन ने फिर 10 साल के बाद उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया। फिर कहीं ना कहीं जब एक बार स्वतंत्रता दे दी गई और दिमाग में धीरे धीरे लोगों की बैठने लगा कि नहीं, ये प्रथा सही नहीं है, और जो स्लैब बन रहे हैं उनकी तरफ से भी जब विरोध होना शुरू हुआ, ठीक है, तो फिर फाइनली 1848 तक आते आते आपकी स्लेवरी पूरी तरह से फ्रांस कॉलोनी से खत्म हो गई।